गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें आज हम बात करने वाले हैं सेकंड यूनिट के बारे में, और हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। अभी लास्ट हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। सेमीकंडक्टर में अभी 2 टॉपिक और बाकी हैं, तो अभी उनको छोड़ करके स्किप करके और आगे के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनको वापस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में। एज़ यू नो अबाउट करंट, दैट करंट इज़ 2 टाइप्स। करंट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसी करंट और दूसरा डीसी करंट। तो जो डीसी करंट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों का मान टाइम के साथ बदलता नहीं है, ठीक है। और ये है डीसी करंट, ये है टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का मान जो है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। दूसरी होती है एसी करंट। तो एसी करंट जो होती है उसका मान और दिशा दोनों टाइम के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, और टाइम भी वेरी करता है, कम ज़्यादा, वैल्यू भी वेरी करती है, कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये होती है एसी करंट। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डीसी करंट की ज़रूरत होती है, डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डीसी वोल्टेज या कुछ डीसी वोल्टेज का सोर्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस युक्ति के द्वारा या ऐसे कहें कि वह प्रोसेस जिसके अंदर प्रत्यावर्ती जो या एसी जो वोल्टेज या करंट होती है उसको डीसी में बदलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण। क्या करना है, हमें जो एसी करंट या वोल्टेज होती है उसको डीसी में बदलना है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डीसी की ज़रूरत होती है। और क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। वैसे तो क्या है कि जो एसी करंट होती है उसको जनरेट करना, उसको ट्रांसमिशन करना, और जो भी उस पर खर्चा रहता है वो बहुत ही कम आता है, और वो बहुत ही सुविधाजनक भी होती है एसी करंट। लेकिन क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या है, या डीसी करंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि डीसी करंट जो है या तो वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है या हमें सेल या बैटरी के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो वह प्रोसेस जिसमें हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। दिष्टीकरण द्वारा क्या होता है, जब हम लोग किसी एसी वोल्टेज या करंट का रेक्टिफिकेशन करते हैं, दिष्टकरण करते हैं, तो हमें डीसी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल तो मिल जाती है, एक दिशीय तो मिल जाती है, लेकिन क्या होता है उसका जो मान होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। अर्थात निर्गत वोल्टता या धारा जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, स्पंदमान होती है। मीन्स अब मान लीजिए कोई एसी है, उसको हमने कोई युक्ति या कोई डिवाइस के द्वारा डीसी में बदला, तो वो बदल जाए मान ले, तो अब वो एक डायरेक्शन में तो मिल गई, यूनिडायरेक्शनल तो मिल गई, लेकिन क्या है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। हमें इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है कि जो हमें डीसी मिली है उसमें अभी भी एसी के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। यानी कि अभी हमने रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो डीसी मिली है उसमें अभी भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एसी के मौजूद हैं। अब इन एसी एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं स्मूदिंग फिल्टर्स, ठीक है। यानी कि इन एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कहते हैं स्मूदिंग फिल्टर कहते हैं, या उर्मिहारी फ़िल्टर कहते हैं।
और जो फिल्टर परिपथ होते हैं वो प्रेरकत्व कुंडलियों व संधारित्रों का संयोजन होता है, एल या सी से बनते हैं वो। ओके, तो रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, कोई भी एसी वोल्टेज या करंट उसको डीसी में बदलना जो है, डीसी वोल्टेज या करंट में बदलना रेक्टिफिकेशन है। जो डिवाइस ऐसा करती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेक्टिफायर की भी डेफिनेशन निकल के आती है कि रेक्टिफायर कौन क्या होगा कि जो दृष्टिकरण प्रदान करने वाला विद्युत उपकरण, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। दृष्टिकरण प्रदान करने वाला विद्युत उपकरण मतलब जो एसी को डीसी में बदलती है जो डिवाइस, वो रेक्टिफायर कहलाती है। रेक्टिफायर के रूप में हम लोग पीएन संधि डायोड के जो प्रॉपर्टी है यूनिडायरेक्शनल करंट का, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे धारा के प्रवाह हेतु क्या होता है, एक दिशा में अति अल्प प्रतिरोध और दूसरी दिशा में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जैसे हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था लास्ट, तो अपने लेक्चर में, लास्ट जितने भी लेक्चर जब से सेमीकंडक्टर चल रहा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, उसमें एक दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि एक सिरे पर तो अति अल्प प्रतिरोध रहता है और दूसरे सिरे पर अत्यधिक प्रतिरोध रहता है। ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर होता है दो तरीके का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ हम लोग देखिए डायग्राम में ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आपको दिखाया गया है, जिसमें हमने एक डायोड लगाया है और निर्गम टर्मिनलों पर एक प्रतिरोध आरएल लगाया है। हमने ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एक एसी सोर्स से जोड़ा है और जो द्वितीयक कुंडली है या द्वितीयक कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उसको एक डायोड और एक प्रतिरोध आरएल से जोड़ा है, और हमें लोड प्रतिरोध आरएल जो है उसके सिरों पर निर्गत वोल्टता जो है वो प्राप्त होती है। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे हम लोग कोई भी सिग्नल अप्लाई करते हैं, कोई भी एसी जो वोल्टेज सिग्नल है, एसी सिग्नल है, वो अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो इस कॉइल में, ट्रांसफार्मर की कॉइल में जब हम लोग वी आई को यहाँ अप्लाई करते हैं इन सिरों पर, तो यहाँ पे ये वाली जो कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल, तो उस पर क्या होता है, इंडक्शन की वजह से उस पर भी जैसे ये जो वी आई का मान है उसकी जो भी वैल्यू है उसके बराबर एन, उसका एन गुणा जो है, एन जो है वो होगा सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटे प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। उसका एन गुणा जो है वो सेकेंडरी कॉइल पर इंडक्ट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है वोल्टता। जितना हम लोग प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं उसका एन गुणा जो है वो सेकेंडरी पर इंडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आती है, ठीक है, तो जो वोल्टेज आती है वो अब आगे सर्किट में फ़्लो करती है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये वीएस जो है वो सेकेंडरी कॉइल पे जो प्रेरित वोल्टता है उसका मान है। तो जैसे पहले हमें वीआई का कर्व देखिए आप, पीक टू पीक, और वीएस थोड़ा सा कम है क्योंकि वो एन जो होता है वो ई एम बटे ई पी, वो रेशो होता है कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटे प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, तो थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारा ये जो डायोड होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका ये वाला सिरा जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अब यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है बैटरी के, और डायोड के नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है। तो जब डायोड को या पीएन जंक्शन को आप पी को पी से और एन को एन से जोड़ते हो तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो इस तरीके से डायोड के अंदर क्या होती है, करंट फ्लो करती है मैक्सिमम, और फिर यही करंट जो है वो लोड में से भी होकर गुजरती है। जब लोड में से करंट होकर के गुजरेगी तो हमें लोड के सिरों पर वोल्टता प्राप्त होगी, जो करंट है वो इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो ये किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। इस तरीके से हमें निर्गत सिरों पर वोल्टता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हाफ साइकिल जो नेगेटिव वाला जब आएगा, यानी कि ये वाला, तो ये जो ए सिरा है वो ऋणात्मक और बी सिरा जो है वो धनात्मक हो जाता है।
तो अब डायोड का तो ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है, तो आपने क्या कर रखा है एक्चुअली, हमने P को N से और N को P से जोड़ रखा है। तो इन दिस कंडीशन डायोड इज़ इन रिवर्स बायस, ठीक है। और रिवर्स बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। लीकेज करंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग आइडियल लेके चल रहे हैं, तो इसमें से क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें इस लोड पर कोई भी वोल्टता प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो आउटपुट है, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये मिलेगा, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। हमें हर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लोड टर्मिनलों पर क्या होता है, वोल्टता प्राप्त होती है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं होती है। यानी कि जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है, जो दृष्टिकरण हो रहा है, वो सिर्फ केवल धनात्मक अर्धचक्र का हो रहा है, धनात्मक या पॉजिटिव वाले हिस्से का हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, आधी वेव का ही रेक्टिफिकेशन होता है इसके अंदर। ओके, ये इसकी प्रोसेस थी। ये पूरा जो थ्योरी में है वो यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब हम मानते हैं कि हमारा जो डायोड है उस डायोड का प्रतिरोध है RF और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उसका प्रतिरोध है RS। तो लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान, ठीक है। तो धारा का मान जब निकालेंगे, जैसे आप ये देखो, ये सेकेंडरी कॉइल है और यहाँ पे डायोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोड जुड़ा हुआ है। इसका प्रतिरोध है RF और इसका है RS, इसका है RL और ये है करंट I। तो I बराबर क्या होता है, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो VS मिला सेकेंडरी कॉइल को, तो और बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो ये सारे आएंगे RF RS प्लस RL, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, VS बटे RL प्लस R। ये R जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, R इज़ इक्वल टू RS प्लस RF, तीनों रेजिस्टेंस का जोड़ है ये, ठीक है। और VS क्या है, EM साइन ओमेगा T। जैसे हमने क्या है, प्राइमरी कॉइल पे EP साइन ओमेगा T अप्लाई किया था, ठीक है। एक AC जो वोल्टेज सोर्स होता है वो जोड़ रखा था, तो प्राइमरी जो कॉइल थी उस पर हमने जो वोल्टेज लगाई थी वो थी EP साइन ओमेगा T। जो सेकेंडरी कॉइल है उस पर इंडक्ट होएगी NEP साइन ओमेगा T, वेयर N इज़ रेशियो ऑफ, है ना, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के फेरों की संख्या का अनुपात है वो। तो ये NEP जो था उसको हमने लिख दिया EM, ओके। तो EM लिख दिया, तो VS का मान क्या आ गया, EM साइन ओमेगा T। और ये कब है, 0 से T/2 के लिए, यानी कि केवल आधे हिस्से के लिए, 0 से T/2 के लिए। और शेष आधे हिस्से के लिए क्या है, करंट का मान, जैसे I इज़ इक्वल टू क्या है, IM साइन ओमेगा T है, तो इसे ही लिखा है इसने, EM बटे R प्लस RL जो है ना उसको IM लिख दिया। और शेष जो आधा हिस्सा है ना, I बराबर 0, ये थोड़ा लिखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले का हिस्सा हो, लेकिन I इज़ इक्वल टू 0 व्हेन जब क्या होता है, T/2 से T, यानी कि शेष आधा हिस्सा जो है, क्योंकि ऐसे होता है ना अपना वेव पैटर्न, तो ये 0 से लेके T/2 तक होता है, और ये T/2 और ये T। शेष पॉजिटिव चक्कर के लिए तो धारा का मान I बराबर IM साइन ओमेगा T, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए क्या है, 0 है करंट का मान, करंट फ्लो नहीं करता है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे स्पंद मान, धारा या वोल्टता का औसत मान। देखो औसत क्या होता है, जो कोई भी चीज़ होती है उसका जोड़ और उसकी जो संख्या होती है उसका भाग। तो अभी हमारे पास क्या है, हमें आउटपुट में जो करंट मिल रही है वो किस तरीके की है, DC है, ठीक है। और वो क्या है, एक दिशिक युक्ति परिवर्ती धारा है, मतलब यूनि डायरेक्शनल और फ्लक्चुएटिंग करंट है, एक दिशा में तो आ रही है लेकिन क्या है, फ्लक्चुएटिंग करंट है। इसीलिए इसका औसत मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, करंट का मान 0 से लेकर T तक
पूरे आवर्तकाल के लिए और इंटू आई डी टी बटे पूरे आवर्तकाल के लिए उसका भाग दे देंगे, आवर्तकाल में उसका भाग दे देंगे, यानी कि 0 से t टाइम में जो करंट है वो बटे टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन क्या है 0 से t टाइम में से आधे टाइम तो करंट 0 है, तो हम लोग समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सिर्फ 0 से t/2, क्योंकि t/2 से जो t है, जो ये वाला इंटीग्रेशन वाला भाग है, तो उसमें करंट का मान क्या है 0 dt। तो इसको करने से क्या मतलब है, तो हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर के t/2 तक करेंगे। तो I का मान है Im sin ओमेगा t। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा क्या होता है 2π/t, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दी, इनटू अब लिमिट रखेंगे तो t/2, पहली लिमिट, दूसरी 0 है तो वो 1 आ गया, तो 2 से 2 गया, t से t गया, पाई बच गया, तो कोस पाई क्या होता है -1, तो ये हो गया -2, क्योंकि ये भी -1 और ये भी -1, -2 हो गया। आगे हमारे पास है -Im बटे ओमेगा टी। देखो यहाँ पे क्या था, ओमेगा टी था, ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π/t इंटू टी है ही, तो t से क्या है t कैंसिल हो गया, 2π बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है वो आई हमारे पास Im बटे पाई। ठीक है, स्पंदमान जो धारा या वोल्ट था, हमें फ्लक्चुएटिंग करंट या वोल्टेज जो मिली थी उसकी एवरेज वैल्यू या औसत वैल्यू है ये, और प्रतिरोध के सिरों पर औसत वोल्ट था, क्योंकि करंट ये है तो वोल्ट था क्या होगी इंटू डी सी, आउटपुट टर्मिनल पे लोड लगा हुआ है RL, तो आई डी सी इंटू RL, तो आई डी सी का मान है Im बटे पाई इंटू RL, Im है Em बटे R प्लस RL, तो Em के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रतिरोध के सिरों पर औसत वोल्टता आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है, जैसे इसके नाम से ही शो होता है, धारा के लिए निकाल रहे हैं ना, तो धारा का वर्ग, फिर उसका माध्य और फिर उसका मूल, इसे हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो रूट मीन स्क्वायर है ना, रूट मीन स्क्वायर तीनों आ जाएंगे। हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग माध्य मूल, और इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, IRMS जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने अभी रूट नहीं लिया है, स्क्वायर कर दिया है, रूट को हटा दिया है, लिखने में सुविधा हो इसलिए लास्ट में ले लेंगे रूट को, क्योंकि वरना ये इस तरीके से लिखा जाता IRMS इज इक्वल टू अंडर द रूट आई स्क्वायर का मीन। तो ये आई स्क्वायर है हमारे पास, और मीन इसका ले रहे हैं 1/t, 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और पहली बात 0 से t/2 में ही इसकी वैल्यू है, t/2 से 0 में क्या है, सॉरी t/2 से t में करंट की वैल्यू क्या है 0। तो 0 से t/2 के लिए हो गया Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये आ गया, और Im स्क्वायर ये हो ही गया बटे टी है ही, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह है ओमेगा टी, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और बटे 2 यहाँ आगे ले आए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो गया टी, कोस 2 ओमेगा टी का क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, 0 से t/2। तो देखिए साइन के अंदर अब 2 भी है, ओमेगा भी है और t भी है, तो 2 इंटू 2π/t इंटू टी की जगह लिमिट रखी जाएगी t/2। तो ये मानिए 2 से 2 गया,
टी से टी गया तो 2 पाई बचा, तो साइन 2 पाई तो क्या होता है 0 होता है, और साइन के लिए जो सेकंड लिमिट है वो क्या है 0, तो फिर भी 0 जाना है, तो साइन तो आप हटा सकते हो इसमें से, सिंपली लिमिट किस में पुट करेंगे टी के अंदर, तो इसमें भी 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या रखेंगे सिर्फ t/2। तो हमारे पास क्या है आई एम स्क्वायर बटे 2t इंटू t/2, तो t से हम लोग t को रिमूव कर देंगे तो आई एम स्क्वायर बाई 4, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाती है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है im/2 आ जाती है, ठीक है। और आई एम क्या है ई एम बटे और 2 बटे ई एम बटे 2 आर प्लस आर एल, ये 2 तो इधर वाला ही है, और आई एम होता है ई एम बटे आर प्लस आर एल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये आ गया धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई एम बटे 2, और आप वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना चाहते हैं तो आई आर एम एस इंटू आर एल कर सकते हो सिंपल, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस बटे आर एल, आई आर एम एस ये है इंटू आर एल हो गया। नेक्स्ट है दिष्टकारी की दक्षता या एफिशिएंसी। देखिए अब दिष्टकारी का काम क्या है, दिष्टकारी का काम है जो एसी कंपोनेंट है उनको डीसी में बदलना। तो हम लोग ये अगर इसकी एफिशिएंसी अगर चेक करना चाहते हैं तो हम एक्चुअली क्या चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि उसने कितने एसी को डीसी में बदला है, ठीक है। अगर हमने एज एन एग्ज़ाम्पल हम लोग चाहते हैं कि हमने 100 एसी कंपोनेंट दिए और उसने 50 या 60 या 30 इनको डीसी में बदला, तो हम लोग कहें कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो हम लोग यही करेंगे 30/100 या 50/100 या 60/100 रेशो निकालेंगे उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है दिष्टकारी की दक्षता क्या है, जो निर्गत दिष्ट शक्ति है, क्योंकि जो आउटपुट पे हमें क्या मिला है डीसी मिल रहा है, तो आउटपुट पे कितना डीसी मिला और बटे इनपुट पे हमने कितना एसी उसमें इनपुट किया था, ठीक है, कितना एसी कंपोनेंट इनपुट किया था और आउटपुट पे कितना डीसी मिला। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या हो गया, निर्गत दिष्ट शक्ति बटे निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति इंटू 100, ठीक है। अब शक्ति पावर क्या होती है I² R होती है। दिष्ट शक्ति, तो दिष्ट करंट क्या थी IDC हमने निकाला था, एवरेज करंट IDC, तो IDC स्क्वायर इंटू RL, तो ये हो गया निर्गत दिष्ट शक्ति, ये हो गया PDC और PAC, DC हो गया निर्गत दिष्ट शक्ति के लिए जो लिखना है टर्म, और प्रत्यावर्ती के लिए PAC, तो PDC बराबर IDC स्क्वायर इंटू RL, तो IDC का मान था IM बटे पाई, तो IM स्क्वायर पाई स्क्वायर RL, तो EM स्क्वायर पाई स्क्वायर R प्लस RL स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति है। अब निविष्ट वाली तो क्या है, इनपुट वाली तो सब में से होकर गुजरती है, ट्रांसफार्मर, डायोड, उसके बाद लोड प्रतिरोध, करंट जो है इनपुट करंट एसी करंट वो सब में से होकर गुजरता है, ठीक है। और एसी कंपोनेंट्स का जो मान था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वो सब उसमें सब कंपोनेंट रहते हैं एसी प्लस डीसी दोनों, ठीक है। तो वो क्या हो गया IRMS स्क्वायर, तो R प्लस RL लिख दिया इस टोटल को, तो R का मतलब होता है RS प्लस RF, ठीक है। IRMS की वैल्यू क्या थी IM/2, तो IM स्क्वायर बाई 4 हो गया, R प्लस RL हो गया, तो इसका मान क्या आ गया EM स्क्वायर 4 R प्लस RL स्क्वायर इंटू R प्लस RL, एक R प्लस RL से रिमूव हो जाएगा ये, तो PAC क्या आ गया EM स्क्वायर 4 R प्लस RL, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या मान आ जाता है नीटा, जो एफिशिएंसी है उसका जो फॉर्मूला है नीटा इज़ इक्वल टू PDC बटे PAC। तो आप जब इसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो इसमें जैसे EM स्क्वायर से EM स्क्वायर चला जाएगा और R प्लस RL से एक R प्लस RL चला जाएगा, तो RL बटे R प्लस RL बच गया, और बच गया 4/पाई स्क्वायर, ठीक है। जब आप RL को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, और 4/पाई
पाई स्क्वायर का मान आ जाता है 40.6। ठीक है, तो इस तरीके से एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो आता है 40.6 ओवर 1 प्लस आर तो ये क्या है, दक्षता लोड पर निर्भर कर रही है। लोड का मान बढ़ने पर दक्षता का मान जो है वो बढ़ता है। तो इसकी दक्षता क्या है, 40.6% है। एक तरीके से देखें तो अधिकतम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 40.6% हो सकती है। तो ये दक्षता क्या है, काफ़ी कम होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही कम है। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन। स्मूदिंग फ़िल्टर क्या है, स्मूदिंग फ़िल्टर जो फ्लक्चुएट को कम करेगा। जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फ्लक्चुएशन को कम करने वाला होता है फ़िल्टर परिपथ। उसके लिए एल और सी यूज़ करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। आज हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, किस तरीके से हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन होता है। धारा का औसत मान जो डीसी मिलेगी, वर्ग माध्य मूल मान, और उसके बाद में एफिशिएंसी। हम लोग जो सेमीकंडक्टर का पार्ट रह गए हैं वो भी करेंगे, लेकिन अभी बीच में मैंने ये शुरू किया है, वो दोनों टॉपिक है वो बाद में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।